सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सबसे पहले मैं सलाम पेश करना चाहूँगा जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जामे शहादत नोश करने वाले पाक फ़ौज के 7 जवानों को, जिन्होंने हमारी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। इस ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द भी मारे गए। आगे बढ़ते हैं और सियासत की बात करते हैं। खबर यह है कि तब्दीली के जितने नज़ारे पंजाब ने देखे हैं इतने किसी और सूबे ने नहीं देखे, लेकिन इसका यह है कि इतनी तब्दीलियों के बावजूद फिर तब्दीली की तलाश जारी है। ये मुअम्मा क्या है, इसे भी देख लेते हैं। 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद से अब तक पंजाब में 5 चीफ सेक्रेटरी और 7 IG पुलिस तब्दील हो चुके हैं। इसके अलावा वक्तन फवक्तन सूबाई काबीना पर भी तब्दीली की तलवार चलती रही है, कभी पक्की छुट्टी और कभी कलमदानों की तब्दीली की सूरत। जब जब वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर आते हैं, तब्दीली की ये तलवार चलाकर जाते हैं। आज भी वज़ीर आज़म लाहौर में है और तब्दीली की खबरें फिर गर्म हैं। ज़राए बता रहे हैं कि पंजाब काबीना में रद्दोबदल कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से मुस्तनद इदारों ने रिपोर्ट्स मुरतब कर ली हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद इक़दाम उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना में शामिल 5 वज़ीर खतरे में हैं। काबीना इजलासों में बरमला गुस्से का इजहार करने वाले वज़ीर मेहनत अंसर मजीद नियाजी के मुमकिना तब्दीली की जद में आने का इम्कान है। सूबाई वज़ीर नुमान लंगड़ियाल और अजमल चीमा को तरीन ग्रुप से वाबस्तगी की सजा मिल सकती है। नजरें मुंतज़िर हैं कि कौन कौन इस बार तब्दीली की जद में आता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म की मुलाकात हो चुकी है। इस मुलाकात में फैसला क्या हुआ है इसका भी जल्द पता चल जाएगा, लेकिन सवाल तो फिर तब्दीली का है कि ये तब्दीली नजर क्यों नहीं आ रही। कारकर्दगी की बुनियाद पर काबीना में प्लस माइनस के फार्मूले भी आजमाए जा चुके हैं और ब्यूरोक्रेसी में बार बार तकर्रुर तबादलों पर भी हर आजमा कर देख लिया, लेकिन बात नहीं बन रही। नाक़दीन का कहना है कि एक तब्दीली से इनकार की वजह से बार बार तब्दीलियां करनी पड़ रही हैं। वज़ीर आज़म एक बार पंजाब में ये बड़ी तब्दीली ट्राई क्यों नहीं करते, मजबूरी क्या है, इसी से हम आगाज़ करेंगे। बाबर डोगर गुलाम मेरे साथ है। बाबर डोगर साहब, उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ मैं कोई बात बर्दाश्त नहीं करूँगा, आप बुरा ना मनाइएगा प्लीज़, आप मेरे बड़े भाई हैं। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में आपने कुछ नहीं कहना। ये जो बाकी वज़रा है सारी उनकी वजह से हुई है बर्बादी, और वज़ीर आज़म यहाँ पर हैं इसलिए बाकी वज़रा को देख रहे हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है, कोई वज़ीर सही नहीं काम कर रहा सिवाय उस्मान बुज़दार। क्या क्या करे उस्मान बुज़दार, आप मुझे बताएं। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि क्या क्या करे बेचारा उस्मान बुज़दार। बड़ी मेहनत कर रहा है और वो बेतहाशा ऐसे काम कर रहा है जो सिर्फ इमरान खान साहब को नज़र आते हैं और किसी को नज़र भी नहीं आते। तो खान साहब चूँकि उनको नज़र आते हैं तो वो तो उनकी आप देखिए, आप मान रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब काम करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि पंजाब की हिस्ट्री में इतने काम नहीं हुए जितने उस्मान बुज़दार साहब ने काम किए हैं। माशाल्लाह से पिछले जो 2020 का जो एनुअल डेवलपमेंट बजट था उसकी यूटिलाइजेशन भी सिर्फ 40% हुई और उसमें से तकरीबन 125 अरब रुपया खर्च हुआ, जबकि शहबाज शरीफ के दौर में यही बजट जो था 650 अरब था। तो इतना तो उसने काम किया है, लेकिन इस दफ़ा बड़ी तब्दीली होने जा रही है, ये मैं आपको बता। अच्छा, पंजाब में एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है और ये जो आपने मिनिस्टर्स के नाम लिए, मुझे नहीं लग रहा इनमें से कोई भी तब्दील होगा। अच्छा, मिनिस्टर्स के पल्ले है ही कुछ नहीं है, तब्दील उनको क्या करना है। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता होता। वो आज सुबह उठते हैं तो पता चलता है उनके डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी चेंज हो गया, पता चलता है कि फलाना चेंज हो गया। ये मतलब आप अजमल चीमा की बात कर रहे हैं, वो अजमल चीमा CMIT का मिनिस्टर है। CMIT का ना कोई फंड है, ना कोई उसका कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी पब्लिक से कोई डीलिंग है। उसके हेड जो है वो चीफ मिनिस्टर खुद हैं, उसका एक चेयरमैन है, ना उसकी कोई मिनिस्टर का उसे लेना देना कुछ नहीं है। मिनिस्टर ना भी हो तो वो डिपार्टमेंट चलता है। अलीम खान साहब भी कारकर्दगी, अलीम खान साहब पहले इस्तीफा दे चुके हुए हैं, इसलिए उनका मसला ही कोई नहीं। वजीर ट्रांसपोर्ट जहाजेब खिच्ची हैं, वो भी कुछ ठीक। अच्छा, आपने जहाजेब खिच्ची की बात की, इन्होंने CM ने जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का जो इनका अपना जो मंसूबा था वो ये था कि लाहौर में इलेक्ट्रिक इन्होंने बस चलानी थी माल रोड पे। मेरा मतलब है पोस्ट ऑफिस से लेके या रेस कोर्स तक।
अच्छा। और उसमें बड़ी ज़बरदस्त बस थी कि हर स्टेशन पे एक बड़ी स्क्रीन लगेगी। अगर आप उस वहाँ स्टेशन पे जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो बस, जिस बस पे आपने बैठना है, जो आ रही है, वो अब वहाँ किस स्टेशन पे खड़ी हुई है और कितने मिनट में वो आप तक पहुँच जाएगी। इस तरह नहर पर भी एक इलेक्ट्रिक बस चलानी थी। तो वो सारा मनसूबा इमरान खान साहब को मल्टीमीडिया ब्रीफिंग दी गई, एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम ने की, सारे मीडिया को इत्माद में लिया कि वो हो रही है। बजट में, पिछले बजट में भी पैसे रखे रहे, इस बजट में भी पैसे रखे। बाद में पता चला कि वो बस जो है वो इसलिए नहीं चल पा रही कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसका एक चेयरपर्सन होता है और उसके मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन और मेंबर जो है वो सीएम अपॉइंट करता है। तो अभी तक अपॉइंट ही नहीं कोई बंदा हुआ, क्योंकि वहाँ बंदा ही कोई नहीं अपॉइंट हुआ। तो इसलिए वो उसका टेंडर नहीं हो सकता, आप इनको भी वो आगे चल नहीं सकती। और वो बंदा पॉइंट होने का अगले 2 साल कोई चांस भी नहीं है। तो अब मुझे बताएं कि चेयरमैन लगाना है सीएम ने, अच्छा, इसलिए वो डिले हो रहा है। तो बेचारे मिनिस्टर का क्या कसूर है। लेकिन जो बड़ी तब्दीली है वो जो मुझे लग रहा है कि गवर्नर पंजाब जो है वो जल्दी तब्दील होने वाले हैं। उनका जो टाइम है वो आ गया है। अच्छा। और वो बड़े डिजेक्टेड भी हैं। और मसला ये है कि गवर्नर साहब जो थे उनकी एक आदत थी कि सरवर साहब की कि जनाब वो वोकल हैं, वो कुड़ते हैं चीज़ों को देख के, वो उनको दुख होता है कि जो पीटीआई ने वादे किए थे और वो मुख्तलिफ बड़ी महफिलों में वो इस चीज़ का दावा भी करते रहे। वो ये बात कहते भी रहे कि जनाब ये जो चीज़ें हैं ये गलत तरफ जा रही हैं। इवन आज से कोई 15 दिन पहले उन्होंने एक मीटिंग में खान साहब के ये भी सामने कह रहे जी कैंटोनमेंट के सारा इलेक्शन हम बुरी तरह से हार जाएंगे पंजाब में। अच्छा। और उन्होंने कहा जी कि वहाँ पर कोई पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, स्पीयर हेड करने वाला नहीं है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, गवर्नेंस के मसाइल हैं। अब खान साहब जो है उनके इर्द गिर्द एक चापलूसों का एक ग्रोह है जो कोई उनको असल हकीकत बताने की कोशिश करता है तो वो फिर वो जो लोग हैं वो उसे कहते हैं कि जनाब आप तो बस इसी तरह की नेगेटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव बात नहीं। लेकिन अब तो हो गया ना, अब तो कंटोनमेंट के इलेक्शन सामने आ गए, उस पर आज देखें ना, आज इमरान खान, पिछली दफा इमरान खान साहब जब लाहौर आए तो उनका जो हेलीकॉप्टर था वो गवर्नर हाउस में लैंड किया और उन्होंने सारी मीटिंग गवर्नर हाउस में की। आज इमरान खान लाहौर में आए तो ना वो गवर्नर हाउस में गए, ना किसी मीटिंग में गवर्नर को इनवाइट किया गया, ना गवर्नर से कोई मुलाकात हुई। और ये वाज़े तौर पर इशारा था कि जनाब अब आपका जाने का टाइम आ गया। ठीक है। अफवाहें ये भी हैं कि शायद अलीम खान और गवर्नर साहब को मिलकर कोई पार्टी अलग बना रहे हैं, 3 ग्रुप में जा रहे हैं और एक अलग पार्टी बन रही है। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे भी अर्ज़ कर दूं कि उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ मैं बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बहुत माजरत चाहता हूं। और बाबर डोगर साहब ने कोई रायत बरती है, लेकिन फिर भी उन्होंने ना धीमे धीमे अंदाज में कुछ ना कुछ ऐसी बात कर गए हैं, मुझे इस पर शदीद एतराज़ है। उस्मान बुज़दार साहब ने, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने रिपोर्ट कम से कम तैयार कर लिया। मुझे ये समझ नहीं आ रही रिपोर्ट उन्होंने तैयार कैसे कर लिया। मेरे लिए हैरानी की बात है कि मुख्तलिफ वजारतों में काम नहीं हो रहा। अगर उस्मान बुज़दार साहब ये रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं तो मैं तो सलाम पेश करता हूं उनको। और ये भी हैरानी की बात है कि वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं साहब, ये एक दफ़ा वज़ीर आला पंजाब के लिए भी इनका नाम गर्दिश में था उस्मान बुज़दार साहब के आने से पहले, लेकिन फिर वसीम अकरम प्लस आ जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उनकी भी वज़ारत खतरे में है। मुझे तो लगता है कोई बचने वाला नहीं है सिवाय उस्मान बुज़दार साहब के, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली है, कमाल कर दिया। जब आप नाम लेते हैं उस्मान बुज़दार और साथ आप लेते हैं कारकर्दगी, तो यकीन माने बहुत सारे लोगों का हासा निकल जाता है। सर ये उस्मान बुज़दार, सर आप तंज कर रहे हैं सर। देखिए मैंने आपसे कहा था ये नहीं कर, आप उस्मान बुज़दार सर ये देख ले, मैंने बात की है, डोगर साहब का भी हासा निकल गया है। तो लेकिन देखिए गुलाम मुर्तज़ा साहब, उनकी कारकर्दगी जो है ना वो इमरान खान साहब को नजर आती है। मगर या तो हमें वो चश्मा पहनना पड़ेगा जो वो पहनते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि उस्मान बुज़दार जितने तूने काम किए इतने तो पंजाब में किसी ने काम नहीं किए, लेकिन तुम अपने कामों को मीडिया तक नहीं पहुंचाते। वजीरों का मेरा मतलब है कि मैंने सारे मिनिस्टर से मैं पूछ थक गया, हर बंदे से पूछा कि यार हमें बताओ तो सही वो कौन से काम है, वो सारे आगे से हंस पड़ते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि तुम पंजाब पहले की हारने की वजह उस्मान बुज़दार तो नहीं हो सकते। जी 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 गुलाम, 2-4 रोज़ पहले बहुत करीबी उस्मान बुज़दार साहब के बंदे हैं और गवर्नमेंट में हैं, उनकी जानिब से रब्ता किया गया इस्लामाबाद के एक जय्यद सहाफ़ी को, और कहा यार ये उस्मान बुज़दार साहब की हम ना थोड़ी सी कैपेसिटी बिल्डिंग करवाना चाहते हैं थ्रू पब्लिक ओपिनियन और अखबारात, और ये वो कोई ऐसा काम कराएं जो अच्छे खासे पैसे दे के उन्होंने एक लिखाया कि जी जो उस्मान बुज़दार में खूबियाँ हैं
वो शायद किसी भी इससे पहले ना किसी वज़ीर आला में थी, ना आने वाले किसी वज़ीर आला में होंगी। और बड़ी उन्होंने इस हवाले से वो खूबियाँ जो हैं वो उनको बताई और वो छप भी गई अखबारात में। तो अब ये भी सिलसिला करके उन्होंने कहा ये भी शायद देख लें, ये चीज़ रह गई थी तो ये भी कर ली जाए। बात ये है जब वज़ीर आला की कारकर्दगी सिफ़र है तो बाकी वज़रा जो होंगे उनकी सिफ़र जमा सिफ़र बराबर सिफ़र ही होगा। तो कारकर्दगी के हवाले से टीम लीडर अपने काम करता है और टीम लीडर को फॉलो करते हैं। बाकी जब टीम लीडर का विजन नहीं है, टीम लीडर एक ख़ास जो सोच है उससे आगे नहीं जा सकता, तो वो बाकी टीम को क्या बताएगा कि आपने क्या करना है, तालीम वाले को क्या कहेगा क्या करना है, ट्रांसपोर्ट वाले को क्या कहेगा करना है। अभी आपने जो बजट का बताया डेवलपमेंट बजट, तो वो उसको नहीं पता कि हमारे पास ये पैसे पड़े हुए हैं, इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी के लोगों को मजबूत करेंगे। सर वैसे ये सारी चीज़ें हैं। वाक़तन जो इससे पहले हुकूमतें रही हैं उन्होंने कारकर्दगी के हवाले से यकीन करें कि बाकायदा लोगों को बिल्कुल, ये बात आप पंजाब के किसी शहर में चले जाएं, कारकर्दगी के हवाले से लोग खुश थे, लोग डेवलपमेंट वर्क्स के हवाले से लोग खुश थे। और बाकी जो भी उनके साथ हुआ या जिस तरह से भी वो यहाँ से गए हुकूमत से दरबदर हुए, लेकिन ये बात एक मुसलमा हकीकत है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जो टाइम फ्रेम के तहत कोई अंडरपासेस, कोई पुल, कोई सनतें और जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनको कंप्लीट करना और काम नज़र आते हैं। और दूसरी सफाई देखें, सबसे बड़ी बात आप लाहौर की, मैं पूरे पंजाब को छोड़ दें, मुल्तान कौन साफ़ करेगा जाके, बावलपुर कौन साफ़ करेगा? आप मुल्तान बावलपुर को छोड़ के लाहौर की सफाई सुथराई, अगर आप दोनों लाहौर के बासी हैं तो आप ज़रा देख लें कि अब क्या सूरत हाल है लाहौर की सफाई। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब आप दोनों ने बड़ी ज़्यादती की है। मैंने उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी में गिनवाता हूं ना आपको। अब सुन लें, एक मिनट दे दें। उस्मान बुज़दार साहब जो अपने करीबी हलकों में जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जनाब मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो वही करता जो मुझे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। मैं तो अपनी मदद से कोई एक तीला भी नहीं हिलाता, एक तिनका भी नहीं हिलाता, मगर प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहते हैं कि जी फलाना बंदा लगा दो, मैं लगा देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं फलाने जो है चीज़ें कर दो, वो मैं कर देता हूँ। मैं तो खुद करता ही कुछ नहीं हूँ। तो अगर मेरी कारकर्दगी बुरी है तो फिर उसके जिम्मेदार भी प्राइम मिनिस्टर है, अगर अच्छी है तो उसके भी जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर है। वो तो अब सारी कारकर्दगी का जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर को ठहराते हैं। लेकिन जनाब जो उधर से ऑर्डर आते हैं, जो डायरेक्शन आती है, वो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में इतना प्राइम मिनिस्टर किसको, अभी वज़ीर आला नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर किसको जिम्मेदार ठहराएंगे अपनी कारकर्दगी का? उस्मान बुज़दार के पास तो चलो भी कोई ऑप्शन है कि वज़ीर आज़म का नाम ले दिया, वज़ीर आज़म साहब किसका नाम लेंगे कि वो किसकी वजह से सर अंदाजा लगाएं। वो सर उसामा साहब यार आप बच्चे हैं, प्राइम मिनिस्टर तो रोज कहते हैं, वो ये कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट जो थी वो जिम्मेदार है, वो खा गई, लुट गई, मेरे पास बचे कुछ नहीं, मैं क्या करूं? वो पिछली गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। तो मुझे साहब वो तो मेरा बस सीएम प्राइम मिनिस्टर पे डालता है, प्राइम मिनिस्टर पिछली गवर्नमेंट पे डाल देता है। लेकिन देखें उस्मान बुज़दार साहब जैसा बेज़रर जो जिम्मेदार हैं क्या वो करते हैं ना वो किसी से बात करते हैं, ना वो किसी को डांटते हैं, ना वो कुछ करते हैं। आप देखें बड़े धीमे अंदाज के वो आदमी हैं, वो उनका एक अपना अंदाज है। वो अब आप चाहते हैं कि बिल्कुल वो बदलें, ऐसा नहीं हो सकता। उनका एक अपना स्टाइल है, ना वो आपको एक्टिव नजर आएंगे उस तरह से, ये उनका स्टाइल है। आप मेरा ख्याल है समझ नहीं पा रहे। अब डीजी खान में कभी किसी ने इतना बजट दिया है? आप मुझे बता दें कितना जी? 100 अरब का मेरा ख्याल है उधर बजट जनूबी पंजाब दिया उन्होंने। अब वो सही लग नहीं रहा, आपको नजर नहीं आ रहा, तो इसमें बुज़दार साहब क्या कसूर है? मुझे तो ये समझ नहीं आती। गुलाम मुर्तज़ा साहब देखिए, ये जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है और पंजाब में पूरे में बेचैनी पाई जाती है। आप रहीम यार खान से भावलपुर से लेके आप पिंडी तक चेक कर लें, आपको बेचैनी नज़र आएगी लोगों में। और ख़ुसूसी तौर पे ये बेचैनी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है, क्योंकि वो मासिस को फेस करते हैं, रोज़ लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि कौन हमारे काम जो है वो रुकवा रहा है, क्यों हमारे काम नहीं हो रहे। सिवाय गुजरांवाले की एक दो शख्सियात के बाकी पूरे पंजाब में ऐसे है जैसे तमाम सियासी लोगों को सांप सूंघ गया हो, काम ही कोई नहीं हो रहा। इससे देखे जो अपोजिशन जमाते हैं वो तो खुश हैं, वो तो कहते हैं हमें अपोजिशन करने की क्या ज़रूरत है, इन लोगों के होते हुए ये खुद बेहतरीन अपनी अपोजिशन कर सकते हैं, हमें तो ज़रूरत ही कोई नहीं। लोग पब्लिक ओपिनियन खुद बिल्डअप हो रहा है।
तो अभी खान साहब वहाँ गए हैं, कभी ये खबरें लगवाई गई कि ये पहला फैसला है जो उस्मान बुज़दार साहब ने किया है, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की तब्दीली का। अच्छा, पहला फैसला उन्होंने कर लिया, तो उसी हफ्ते में ही ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बाकी फैसला इमरान खान ने किया है। हाँ, ये उनको इत्तेफाक है कि जनाब आप अनाउंस कर दें कि आपने किया है, अदरवाइज फैसला तो इमरान खान गुलाम साहब नहीं कहा कि ना कि करवाया गया, मतलब इस तरह से छुपाया गया। लेकिन साहब मुझे आज एक बड़े अहम आदमी ने, पंजाब की एक अहम शख्सियत ने मुझे बताया कि MPA MNA आते हैं, वो रोते हैं कि जनाब हम हल्कों के काम लेके DC AC या किसी के पास जाते हैं तो वो काम नहीं होते। अच्छा, काम नहीं होते, तो बाद में जो हल्के के लोग हैं वो कहते हैं कि जी आपको काम कहा था, आपने नहीं किया, लेकिन बाद में हमने 10,000 रुपया दिया और वही काम हमारा हो गया। तो ये तो सूरत हाल है। ये एक अहम शख्सियत ने, हुकूमती शख्सियत ने मुझे अच्छा, अभी गुलाम रज़ा साहब आपने कहा जी बेचैनी हर जगह पाई जाती है तुल अर्ज़ में पूरे पंजाब के, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब को अगर आप देख लेना आपको बड़ा इत्मीनान मिलेगा, वो बिल्कुल बेचैन नहीं होते। आप उनको देख लिया करें, जिसको भी कोई परेशानी होती है पंजाब में रहने वाले किसी को भी, मैं भी पंजाबी हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस्मान बुज़दार साहब को देखा करें कितने कूल एंड काम है, कभी आप उनको परेशान देखेंगे। इमरान खान साहब ने तारीफ भी की तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं बदलते जी। सर अगली खबर पर जाएं। साहब, पंजाबी की कहावत है कि गूंगे दी रमज़ नूं गूंगा जाने। अच्छा, चलो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये ना दोनों की, ये उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान साहब की रमज़ें एक दूसरे को यही जानते हैं। खान साहब कहते हैं ना कि घबराना नहीं है, तो फिर घबराते नहीं। लेकिन देखिए इस दफा वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, वज़रा की अब तो मेरे ख्याल में कुछ वक्त हो गया है। आज तक किसी वज़ीर की छुट्टी हुई है, मुझे बताएं, आज तक किसी वज़ीर की छुट्टी है? अगर कोई वज़ीर छुट्टी हुई तो मुझे पकड़ लीजिएगा। सर एक वज़ीर नहीं चेंज होने जा रहा, खबर ले लें, कोई एक मिनिस्टर चेंज नहीं हो रहा। खबर एक जुमले में सर, चले एक जुमले में खबर ले लें, जो जहांगीर तरीन साहब के जानने वाले लोग हैं इस काबीना में पंजाब में, उनको ज़रा थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि उनके हवाले से कुछ फैसले जो हैं वो सोचे जा रहे हैं। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन का मामला देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन डट गया है और इलेक्शन कमीशन के हक में एक तरह से फैसला भी आ गया। सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ, और वो दरखास्त मुस्तरद हो गई है, रिजेक्ट हो गई है। अब दूसरी तरफ एक महाज है और वो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है, और वो चल रहा है। अवामी नेशनल पार्टी और इनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी की है और अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया कि हर तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ हैं, लेकिन हुकूमत पीछे नहीं हट रही। आज फारूक हबीब साहब वजीर ममलकत हैं बरातलात, उन्होंने भी बयान दे दिया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि जी ये नोटिस का भाव एक तरफ क्यों है। अगर फजलुर रहमान कहते हैं जी धांधली करता है इलेक्शन कमीशन, उसको कोई नोटिस नहीं जाता, और फिर ये डस्का इलेक्शन में जिस तरह सारी रात जागते रहे, बाकी जो धांधली का नोटिस नहीं लिया जाता। तो गुलाम रज़ा साहब, ये महाजराई तो बड़ी खौफनाक होने वाली है। खौफनाक शायद उतनी ना हो, क्योंकि अभी जो सियासी पार्टियां जाना शुरू हो गई हैं। पीपल्स पार्टी ने तो ये कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा अपने साथ जमातों को भी आगे करके तो पीछे से गायब हो जाती है। अच्छा। तो कहीं ये ना हो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को अपनी आज जोर उन्होंने लगाया और वहाँ बताया कि हम आपके पीछे हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कोई ऐसा फैसला कर बैठे, उसके बाद पीछे मुड़ के देखें तो पीपल्स पार्टी शायद और जगह पे खड़ी होगी। अच्छा। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं उसके ऊपर हम आ जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से उनकी जो दरख्वास्त थी उनके खिलाफ वो रिजेक्ट हो गई, मुस्तरद हुई, और एक फैसला EVM के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में EVM के हवाले से था, तो उन्होंने भी कहा कि ये अदालत में मैटर नहीं है और ना ये अदालत में इसको डिस्कस किया जा सकता है और ना इसका अदालत फैसला कर सकती है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्रोगेटिव है और सियासी जमातों का प्रोगेटिव है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी लगाना चाहते हैं और कौन सी नहीं लगाना चाहते। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी EVM की जो है वो भी अच्छी खबर है इलेक्शन कमीशन के लिए, और सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छी खबर है इलेक्शन कमीशन के लिए। लेकिन बात ये है कि हुकूमत को भी इस मामले को टून डाउन करना चाहिए, ना कि इसके ऊपर मज़ीद इस तरह के बयानात देकर और आइनी अदारे की आप उसको कंट्रोवर्शियल बनाएं, क्योंकि इंतखाबात का जो भी मरहला है उसमें इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है उसका बहुत असर होता है। इलेक्शन कमीशन बाज़ औक़ात बता देता है, कोई उनके वहाँ से कुछ लोग ज़राए से बता देते हैं कि जी हम वहाँ पे मजबूर हो गए थे
RTS बैठ गया था या कुछ और हो गया था, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन उनकी भरपूर कोशिश तो हमेशा से रही है कि वो इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ जो है वो करवा दें। लेकिन आपको पता है कि कौन से फैक्टर्स हैं सर, मैं तो जिस तरह हमारी तारीख में इलेक्शन होते रहे, अब मजीद इस तरह नहीं होने चाहिए। कुछ तो आज बेहतर करना चाहिए। ईवीएम या नो ईवीएम। आज राना सनाउल्लाह की जो स्टेटमेंट थी वो मेरे हिसाब से एक बड़ी मुनासिब उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी तो ये जो बाईपोल्स हुए हैं तो उनमें ईवीएम मशीनें और बायोमेट्रिक मशीनें लगा देते, आधे आधे हल्कों में लगा देते, ताकि हम भी चेक कर लेते, गवर्नमेंट भी चेक कर लेती, इलेक्शन कमीशन भी चेक कर लेता। तो ये जो ना लगाना है ये बड़ी ज्यादती की है। अब ये काम इलेक्शन कमीशन का था कि वो एज अ पायलट प्रोजेक्ट वो इन हल्कों में लगा देते, ये जो अभी इलेक्शन हुए कैंटोनमेंट बोर्ड में वहाँ मशीनें चेक कर लेते। एक दफ़ा लगाते तो सही, पता तो चलता कि क्या रिजल्ट क्या आएगा, उसका एक आधी सीट से कोई फर्क नहीं पड़ना, कैंटोनमेंट में भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ना। लेकिन बात ये थी कि अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों उसको चेक कर लेते। मैं हैरान हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके उसके अपने पास भी मशीन मशीनें हैं, वो उनको चेक ही नहीं कर रहा, वो ये बगैर ही जवाब दिए जा रहे हैं। जो नोटिस का उन्होंने कह दिया है, अब जो आज फरख हबीब ने बयान दे दिया उसके बाद लग नहीं रहा कि फवाद चौधरी, आजम स्वाति इसका जवाब देंगे, क्योंकि माजरत ही बनती है तभी हो सकता है वापस, वरना तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। तो ये तो नाअहली भी हो सकती है इन वज़ारत। जो कल प्रेस रिलीज जारी की है ना, उसमें उन्होंने लिखा है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में और प्रेसिडेंट हाउस में जी। अब मेरे नज़दीक जो आईनी इशू है वो ये है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के में अगर कोई चीज़ होती है तो वो उसको नहीं बुला सकते। इन्होंने प्रेस रिलीज में सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी लिखा है, इन्होंने ये नहीं लिखा कि पार्लियामेंट से बाहर या इधर, इन्होंने लिखा सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में ये बात हुई है और प्रेसिडेंट हाउस में ये बात हुई है। अच्छा। तो आईनी तौर पर प्रेसिडेंट हाउस में भी अगर कोई चीज़ होती है तो उसको भी इलेक्शन कमीशन नहीं बुला सकता, मेरा जो लॉ कहता है। अच्छा। तो अब मुझे नहीं पता कि कानूनी तौर पर वो पेश होते हैं या नहीं होते। थोड़ी एहतियात भी हो सकती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बराह रास्त ना मिलते हैं अवाम नेशनल पार्टी या पीपल्स पार्टी के इस तरह से डेलीगेशन को, अगरचे कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन फिर ये कि जी वो सपोर्ट है, इसलिए तो फिर पार्टी बन रहे हैं ना, फिर तो वो और ज़्यादा इल्ज़ाम लगाएगी हुकूमत के, देखिए जी उन पार्टियों से मिलते हैं और वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो फिर अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं। तो एक इदारा है वो बाबर डॉक्टर साहब, फिर तो जिस तरह से जो चीज़ आप बता रहे हैं फिर तो ये नूरा कुश्ती लगती है कि अगर वो प्रिविलेज प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, उसको बुनियाद बनाकर और इस फिर ये गुलाम साहब बहुत माजरत, न्यूज़ अपडेट्स हैं, हम ऊपर नहीं जा सकते, न्यूज़ की हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलेंगे और बात करेंगे कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मुश्किल में आ गए। अब पता चला। अब पता चला। लावा पक रहा था और अब उसकी हकीकत सामने आ रही है और 16 अरकान हैं बलूचिस्तान असम्बली के जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के ख़िलाफ़। और ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है जाम कमाल के लिए, क्योंकि ये तहरीक अदम एतमाद है और इस पर अब वोटिंग होती है तो कोई आसान नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिवीज़न है। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गड़बड़ हमें नज़र आई, बाकायदा ये हुआ कि जी कई मेम्बरान जो हैं वो जाकर थाने बैठ गए, जी हमें गिरफ्तार करो, क्योंकि गेट तोड़ दिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ बलूचिस्तान असम्बली में, जिस तरह के मनाजिर देखने में आए तब भी हमने इस पर बात की थी। गुलाम रज़ा साहब, ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है और जाम कमाल साहब का ग्रुप अपनी जगह खड़ा है, उसमें कहा जाता है कि जनाब गवर्नर साहब जो हैं वो उनके खिलाफ हैं, स्पीकर उनके खिलाफ है, कभी ये बातें आ जाती है। तो ये ग्रुपिंग जो है बलूचिस्तान में असम्बली में ये बड़ी बढ़ती चली जा रही है और लगता नहीं है कि ये मामला इस तरह से दब जाएगा, क्योंकि अब तो तहरीक अदम एतमाद आ रही है। बिल्कुल भानुमती का कुनबा था और इसी वजह से ये जो हर कोई अपनी अपनी बोली इसमें बोल रहा है और इसमें इसी से फ़ायदा उठाते हुए आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर शहबाज शरीफ जो हैं वो भी एक महफिल जमा के बैठे हैं लाहौर में, जिसमें वो 5-6 बड़े रहनुमा बलूचिस्तान के वो उनके पास हैं, रईसानी ब्रदर्स हैं, कुछ और लोग हैं और वो वहाँ पे अपनी तंजीम नौ करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आज अनाउंसमेंट कर दी जाए या कल अनाउंसमेंट कर दी जाए। तो इससे पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसी तरह से
जो 2013 से 18 की गवर्नमेंट थी, उसमें इसी तरह का एक वक्त आया था कि वहाँ पे उन्होंने अब्दुल कुद्दूस बजंजो जो है उनको सामने ले आए थे बतौर वज़ीर आला, और वहाँ पे काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई थी। तो जब बलूचिस्तान की आप जानते हैं कि 1-2 वोटों से हमेशा हुकूमत बनती है, और ग्रुप्स बहुत बड़े हैं, सरदार हैं सारे ही, और इलेक्टेबल्स हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते, सारे ही अपने अपने ज़ोर के ऊपर आते हैं, तो फिर वो किसी वक्त भी इस तरह जो लावा है वो फट जाता है। बुनियादी तौर पे वहाँ जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, उन पर तमाम पार्टियों के जो लोग हैं, ज़्यादातर हुकूमती अरकान भी हैं, अपोजिशन तो आपको पता है कि वो ताले भी लगाने की तरफ बढ़े थे, तो अपोजिशन के साथ हुकूमत के अरकान भी हैं, वो भी मुतमिन नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये अपने ही मामला जो हैं उनको ठीक किए जा रहे हैं। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स भी देने की कोशिश की जा रही है हुकूमती अरकान की जानिब से कि ये अपने इलाकों में किस तरह से सड़कें भी बन रही हैं उनके, और ज़मीनें भी अलाट हो रही हैं, और बहुत कुछ हो रहा है। तो ये रिपोर्ट्स मुख्तलिफ उनके जो लोग हैं, उनकी पार्टियों के लोग हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं मीडिया के लोगों को। तो शायद उसके लिए हमें एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। बलूचिस्तान के वज़ीर आला साहब जो अभी हाथ लगा रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों को। अच्छा, लेकिन जो इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं, अब वो जी गुलाम वो इख्तियारात की तकसीम जो है, ये इख्तियारात की जो तकसीम है या जो वसाइल का जो इस्तेमाल है, उसकी वजह से आप जानते हैं कि सियासी तौर पे यही लड़ाइयाँ होती हैं कि या हमारे को काम नहीं किए, या MPs कहते हैं कि हमें फ़ंड नहीं दिए, या हमारे इलाकों में तरक्की नहीं हो रही, हमारे लोगों को पूछा नहीं जा रहा। तो वहाँ इसी बुनियाद के ऊपर ये किया गया है, और वहाँ कोई अभी तक कोई बड़ा मोटिव बाहर से ऐसा फैक्टर यूज़ नहीं हुआ जिससे हम ये कह सकें कि जी इनकी हुकूमत जो है जाम कमाल की ये ख़त्म हो सकती है। क्योंकि जब तक इंटरनली चीज़ें हो रही होती हैं तो वो मैनेजेबल होती हैं। अब वहाँ तो आपको पता है कि सेनेट इलेक्शंस भी किस तरह से मैनेज होते हैं, और ये वज़ीर आला का इंतखाब भी किस तरह से मैनेज होता है, तो वो मैनेजेबल होती हैं चीज़ें। जब तक एक्सटर्नल कोई प्रेशर बलूचिस्तान के लोगों पर या वहाँ तब्दीली के लिए ना आ जाए। तो एक ये भी था कि इनकी, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इनकी वज़ीर आला का और इनकी जो स्पीकरशिप है उनके दरमियान में भी इनका ये था कि 2.5 साल ये करेंगे और 2.5 साल इनका वज़ीर आला बाब में से कोई और होगा। तो वो भी फैक्टर जो है वो सामने है, और इसका भी इसी तहरीक में अमल दखल है। लेकिन बाबर डोगर साहब, इल्ज़ामात ये हैं कि जी इनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है, बदअमनी है, बेरोज़गारी है, ख़राब तर्ज हुक्मरानी है, बजट में लोगों का ख्याल नहीं रखा गया, ये सब बातें की गई हैं। ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी पर अदम इत्मीनान नहीं लग रहा, या तहरीक इंसाफ पर नहीं, ये तो सिर्फ इनकी शख्सियत के हवाले से बात हो रही है जाम कमाल साहब के, कि कोई और कोई बंदा शायद आ जाए। वरना अगर हम CPAC का देखें तो वो तो कहा जाता है कि जी पहली दफ़ा है कि बलूचिस्तान की तारीख़ में इस तरह गवादर पोर्ट में जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है, सड़कें बन रही हैं, बलूचिस्तान को या एक तरह से पूरा आप देखें चीन से लिंक किया जा रहा है, तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, कभी नहीं हुआ। ठीक है कि उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा होगा, बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे आगे चलकर, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान की तारीख़ में ये नहीं हुआ जिसका कहा जा रहा है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो वो कैसे हो सकते हैं? उसामा साहब, CPAC जो है उसका बलूचिस्तान गवर्नमेंट या CM से कुछ लेना देना नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, आर्मी उसको देख रही है, उसका एक अपना चेयरमैन है, वो उसको देख रहा है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट का ऐसा उससे कोई चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये है कि 4 नुकाती जो उन्होंने एक दिए अपोजिशन के 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो ये चाह रहे हैं कि इनको जनाब अब हाउस का इत्मीनान देना चाहिए। उसमें ये है कि जी बजट में लोगों का ख्याल नहीं रखा गया, बजट को इलीगली पास करवा लिया गया, और करप्शन है, बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारे फैक्टर हैं। ये तो तकरीबन सारी सूबों के ये हालात है। बलूचिस्तान को तो एक तरफ रख दें। बेसिक इशू जिस तरह से गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा वो वही है कि MPs, ज़्यादातर MPs का जो शिकायत है वो यही है कि जी हमें डेवलपमेंट फंड नहीं दिए गए। मतलब मीर हासिल बिंजो साहब जो है वो वहाँ पर वो स्पीकर हैं,
जी। और उनका ये इल्ज़ाम है कि जनाब उनको फ़ंड नहीं दिए जा रहे, लेकिन उनके हलके में फ़ंड किसी और के ज़रिए से खर्च किए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि वो अगले इलेक्शन में अपने हलके से हार जाएँ। तो वो भी जो है वो चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ हैं। आपने बजट में देखा कि अपोजिशन जो थी उन्होंने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया कि जनाब उनको जो डेवलपमेंट का फ़ंड है उसमें उनको कोई तरक्याती फंड नहीं दिए जा रहे, उस पर उन्होंने गेट भी तोड़ा, बड़ा भरपूर तरीके का प्रोटेस्ट भी किया। वो सारी चीज़ें आपके सामने थी। अब एक और भी चीज़ जो है वो जो सामने आ रही है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं कि जनाब बलूचिस्तान की वज़ारत आला जो है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है और बलूचिस्तान जो है उस पर इम्पेक्ट आता है उसका, तो उनका वज़ीर आला इस दफ़ा उनका होना चाहिए। और अपोजिशन में उनके अच्छे खासे लोग भी हैं। शहबाज शरीफ जो है उन्होंने जिस तरह से आज का वो भी आज उन्होंने बलूचिस्तान पे एक मीटिंग की है जी। और इसीलिए वो आज मरियम जो मीटिंग कर रही थी उसमें नहीं जा सके, नवाज शरीफ ने जिस पे वर्कर्स को एड्रेस भी किया। तो उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल है। तो अगर PMLN अपना इन्फ्लुएंस करती है, मौलाना फजल रहमान अपोजिशन के कैंडिडेट्स को इकट्ठा कर लेते हैं और इसके साथ साथ बाप पार्टी के कुछ लोगों की उनको सपोर्ट मिल जाती है, तो बलूचिस्तान में हो सकता है कि ये गवर्नमेंट गिर जाए। पिछले साल भी आपको पता है कि जो एंड में आके बलूचिस्तान में जो गवर्नमेंट PMLN की गवर्नमेंट थी वो गिरा दी थी और जो स्पीकर है वो वज़ीर आला बन गए थे पिछली दफ़ा भी। जी जी। तो इस दफ़ा हो सकता है कि वज़ीर आला ना हो। मौलाना फजल रहमान ये डिमांड रखते हैं कि अगर वहाँ पर चेंज आती है तो वज़ीर आला उनका हो और वो बन भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा कि वो लोग जो मैटर करते हैं वो जो चेंज ला सकते हैं, जिनसे NOC चाहिए सही, तो वो NOC मौलाना फजल रहमान को मिल सकता है। अच्छा, लेकिन देखिए इसमें फिर बात ये आएगी गुलाम मुर्तज़ा साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये दोबारा या PDM कह लें, ये सब इकट्ठे हो सकेगा, अवामी नेशनल पार्टी, इनको सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। और अगर मैं गलत नहीं तो अवामी नेशनल पार्टी तो अभी खुद बलूचिस्तान में हुकूमत में उनके शायद 2 मेंबर्स हैं, MP हैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल नज़र आता है कि ये फ़ायदा उठा सके। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 विकटें बड़ी गिराई हैं नून लीग की, तो नून लीग तो पहले ही उनसे नाराज़ है कि अब्दुल कादिर बलोच जो साबिक विफाकी वज़ीर हैं नून लीग के, उनको शामिल किया, फिर साबिक वज़ीर आला सनाउल अज़हरी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो ये भी तो मसला है कि जो अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं उनके दरमियान बड़े शदीद इख्तलाफात हैं। वो अब वो जरदारी साहब वाला पुराना हो गया मामला कि जी हमने इनकी हुकूमत गिरा दी, अब वो किस तरह से इकट्ठे होंगे? फैक्टर्स मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अभी तक जो फैक्टर्स हैं वो लोकल हैं और बलूचिस्तान के लोकल फैक्टर्स हैं। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स वहाँ पे कोई भी इस्तेमाल हुआ तो फिर जिसका भी नाम आएगा, अगर मौलाना फजल रहमान का उम्मीदवार कोई आएगा तो वो भी बन सकता है, कोई और होगा तो वो भी बन जाएगा। अभी क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स हैं तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि जाम कमाल इसको मैनेज कर लेंगे। अच्छा। और वही वज़ीर आला जो हैं बलूचिस्तान के वो रहेंगे, क्योंकि अभी तक इंटरनल है, लेकिन एक्सटर्नल नहीं है। देखिए जिस तरह बाबर डोगर साहब ने कहा माजी में हो चुका है, माजी में हमने देखा है, तो अगर उसको आप देखें तो आपको लगता है कि हाइपोथेटिकली कि हम सोच रहे हैं कि मफरूज़े पर कि पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर से इकट्ठे, मौलाना साहब, और अभी आप देख रहे हैं ना बिलावल भुट्टो ने जो कुछ मौलाना के बारे में कहा है, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बिलावल के बारे में कहा है, उसके बाद यानी वो इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा इसको कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को, बिलावल को, और कि जी इनके साथ डील हो गई। बिलावल उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब ये नहीं हुकूमत गिराना चाहते थे, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। तो ये इतनी जल्दी सियासत में तब्दीली आ सकती है? आपको लगता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता? सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठ भी जाती हैं और नाराज़ भी होती हैं, एक दूसरे को सड़कों पे घसीट रहे हैं, मोटरवे से पे रस्सी से बांध के शेखुपुरा से लाहौर ले जाने की बातें भी करते हैं और सारा कुछ होता है। लेकिन फिर आप ये देखते हैं किसी को चोर डाकू भी कह देते हैं, किसी को कातल लीग भी कह देते हैं, तो ये बाद में फिर देखते हैं तो उन्हीं के साथ बैठे हुए होते हैं। ये एक हुस्न है सियासत का कि एक दूसरे को ये बुरा भला भी कहते हैं और वक्त ज़रूरत एक दूसरे को कंधा भी देते हैं। तो अगर वहाँ इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो अल्टीमेटली मौलाना फजल रहमान जो हैं वो जानते हैं सियासी जमातों को किस तरह से साथ मिलाया जाता है और वो साथ मिलाने की सलाहियत, भरपूर सलाहियत रखते हैं। लेकिन मैं बार बार फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि अभी इंटरनल है, एक्सटर्नल फैक्टर वहाँ कोई नहीं चल रहा, वहाँ इंटरनल फैक्टर्स ही हैं जो इस वक्त नाराज़गियाँ हैं वो दूर भी हो सकती हैं और ये तहरीक नाकाम भी हो सकती है।
तो ज़्यादा चांसेस यही हैं। ज़्यादा चांस यही है, तो जाम कमाल साहब को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने जो उनके लोग हैं उनको और ज़्यादा आपस में इकट्ठा करने की ज़रूरत है, आपस में इत्तेहाद की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर से अगर मामला शुरू हो गया तो फिर यकीनन उनको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता, लड़ाई करने वाले बहुत जल्दी इकट्ठे भी हो सकते हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर हम बात करें। इमरान खान साहब ने भी हाल ही में CNN को इंटरव्यू भी दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से ज़्यादा बात किया। सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं, पाकिस्तान से पूछा जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात भी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से बड़े गड़बड़ हो रहे हैं। माशी हालात आप देख लें, डॉलर को किस तरह से पर लग गए, ऊपर से ऊपर जा रहा है, स्टेट बैंक को बीच में आना पड़ गया है। माशी सूरत हाल पाकिस्तान की बड़ी मुश्किल हो सकती है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से। इस पर हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर यह कि जी अफवाहें बड़ी गर्म हैं कि अफ़गान तालिबान के अंदर जो धड़े हैं उनमें लड़ाई हो गई है और लड़ाई बड़ी शदीद है, जिसकी वजह से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी नज़र नहीं आ रहे। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। अफ़गानिस्तान पर अफ़गान तालिबान ने कंट्रोल तो हासिल कर लिया, लेकिन मईशत उनके कंट्रोल में नहीं है। बैरूनी इमदाद की उनको ज़रूरत है, इसका बरमला अफ़गान तालिबान की लीडरशिप मुसलसल इजहार कर रही है। शुक्रिया अदा किया जा रहा है पाकिस्तान का, कतर का, जिन ममालिक ने भी मदद किया उन सब का। चीन भी आगे बढ़ा है और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी $1 अरब से ज़्यादा की इमदाद का कहा गया है, लेकिन अभी इससे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। कब तक इस तरह दीगर ममालिक इमदाद करते रहेंगे? पाकिस्तान पर भी असरात पड़ने लग गए हैं। कहा जा रहा है पाकिस्तान में जो डॉलर की उड़ान है उसकी वजह भी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। वहाँ पर जिस तरह से डॉलर की कमी है, पहले तो बाहर से डॉलर आते अब नहीं आते, तो इस वजह से फिर डिमांड बढ़ गई और पाकिस्तान से फिर वहाँ पर फ़्लाइट हो रही है डॉलर की। तो ये मसाइल हैं और इसी में फिर अफ़गान धड़ों के दरमियान लड़ाई की खबरें हैं। BBC ने भी ये रिपोर्ट किया है, दीगर इदारे भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो एक पॉलिटिकल फिगर आप कह सकते हैं, अफ़गान तालिबान की नेगोशिएटर भी थे, कतर में मुज़ाकरात भी करते रहे, उनके दरमियान और जो वज़ीर हैं बराए महाजरीन खलील रहमान हक्कानी नेटवर्क से जिनका ताल्लुक है, उसके सरकर्दा रहनुमा हैं, उनके दरमियान, उनके ग्रुप के दरमियान कोई तल्ख़ कलामी हुई, जिसके बाद मुल्ला बरादर जो हैं वो वहाँ से छोड़कर चले गए और उसके बाद से वो गायब रहे हैं। ये बातें भी हो रही हैं। हमारे साथ उमैर यासिर ब्यूरो चीफ़ है, पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमैर, ये जो खबरें आ रही हैं कि जी इनके दरमियान भी लड़ाई हो गई है, ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए जी, इस बारे में तो हतमी तौर पे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब तक जितनी भी बातें इस मामले में हो रही हैं या जो मीडिया पे आ रही हैं, वो तमाम की तमाम जो हैं वो कयास आराइयाँ हैं। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि तालिबान ने एक तवील जंग के बाद और एक तवील जद्दोजहद के बाद वहाँ का कंट्रोल हासिल किया है, तो ज़ाहिर है उनको अब हुकूमत साजी में या अफ़गानिस्तान का निज़ाम चलाने में काफ़ी ना सिर्फ मुश्किलात होंगी बल्कि वो काफ़ी जो वक्त भी उसमें लगेगा। अब तो मेरे ख़्याल में बमुश्किल चंद एक माह भी नहीं हुआ, तो इस वजह से जितनी भी इस वक्त बातें हो रही हैं वो कयास आराइयाँ हैं। शुरू में तो सोशल मीडिया में जो खबरें चलाई गई और ये भी कहा गया कि मुल्ला बरादर जो हैं वो जाँ बाग हो चुके हैं आपस की लड़ाई में, लेकिन ऐसी बातों की तस्दीक ना हुई है और ना ही ऐसा हुआ है। अलबत्ता जो नाराज़गी की बात थी, तालिबान से वो नाराज़ होकर के कंदहार चले गए हैं, तो उसमें भी अभी तक तो कोई ऐसी तस्दीक शुदा बात सामने नहीं आ सकी। उनका चंद दिन पहले एक बयान भी आया था जिन्होंने उन्होंने इस अफवाहों की तरदीद भी की थी और ये भी बताया था कि तालिबान जो हैं वो इस वक्त अपनी हुकूमत साजी में मसरूफ़ हैं। जो सबसे ज़्यादा अहम मसला तालिबान को दरपेश है वो चूँकि आलमी बिरादरी ने अभी तक उनके साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए, इस वजह से वो उनको इस पे शिकायत भी हैं। उनका ये मौक़िफ़ भी है कि हमने एक मुआहदे के तहत यहाँ से अमेरिका और जो नेटो की अफवाज थी उनके साथ बाकायदा एक मुआहदा किया था और उनको अपने मुआहदे पर कारबंद रहते हुए हमने उन्हें यहाँ से जो महफूज जो इनखला था वो भी मौका हमने फ़राहम किया। अब आलमी बिरादरी की भी ये ज़िम्मेदारी है कि जो वादे वईद हमारे साथ किए गए थे अफ़गानिस्तान की खुसूसन मईशत के बारे में, उसको वो वादे उनकी तरफ से भी पूरे किए जाएं। तो ये एक अहम मसला है जो इस वक्त तालिबान को दरपेश है, जिसकी वजह से उनको मुआशी मुश्किलात भी
वहाँ पे पेश आ रही हैं। इस वक्त इस वक्त जो संगीन है उमैर, क्योंकि तकरीबन 9-10 अरब डॉलर जो आप वादा कह रहे हैं वो भी रोक लिए गए अफगानिस्तान के, अमेरिका ने रोक लिया, IMF दीगर की फंडिंग भी रुकी। पहले तो बड़े दिए जा रहे थे, उनको भी पता है कि करप्शन किस कदर हो रही है, अब सब चीज़ें सामने आ गई हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने भी जो CNN को इंटरव्यू दिया उसमें भी कहा कि जी क्या सूरत हाल होगी अफगानिस्तान में, कोई कुछ नहीं कह सकता। अमेरिका के तो सारे अंदाजे गलत हुए, वो कहते हैं हक्कानी नेटवर्क के बारे में अमेरिका को कुछ पता नहीं है, तो ये अंदाजे तो बड़े गलत हुए। और फिर उसके बाद अगर सपोर्ट नहीं की जाती ये तो फिर एक और केओस होगा और वो किसी के भी हक में नहीं होगा। अमेरिका भी शायद उससे महफूज ना रहे। अभी भी अमेरिका में रिपोर्ट दी जा रही है जी अल-कायदा फिर एक्टिव हो सकती है अफगानिस्तान में और 1-2 साल में दोबारा हमला हो सकता है अमेरिका पर। जी बिल्कुल, ऐसा तो देखें, जब तक आलमी बिरादरी अपना वादे पूरे नहीं करती, जैसा कि आपने कहा कि उनके जो 10 अरब डॉलर्स हैं वो भी मुंजमद कर दिए गए। इसके साथ साथ मुआहदे में जो उनके साथ सालाना जो 3-4 अरब डॉलर का उनके साथ एक मुआहदा भी किया गया था, उस पर इत्तेफाक राय हुआ था। तो उस मामले में भी इस वक्त अमेरिका की जानिब से और यूरोपियन जो ममालिक हैं उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर खामोशी है। तो सबसे जो बड़ा अहम मसला है वो यही है कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान की मईशत बहाल होगी, क्योंकि वहाँ पे अगर इस वक्त जो ग्राउंड पे जो सूरत हाल है कि वहाँ पे लोगों को माली मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो बैंक हैं, अफ़गानिस्तान के बैंक हैं, वो भी इस वक्त काम तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जो पैसे निकालने की जो सहूलत है वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही मुयस्सर है। तो अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर है एक मसाइल में, मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। बल्कि पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि एक इंसानी अलमिया भी खुदा न खास्ता वहाँ पे जन्म ले सकता है। तो इस सूरत में अफ़गानिस्तान में जितने भी जो आज़ाद ज़राए हैं, जो लोग हैं, आम लोग भी उनका यही कहना है। बल्कि चंद दिन पहले हम जब तोरखम बॉर्डर पे मौजूद थे तो अफ़गानिस्तान से आने वाले जो कारोबारी अफराद थे वो यही कहा करते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तिजारत चाहिए। तो जब तिजारत बहाल हो जाएगी तो हमारे तमाम जो मसाइल हैं वो उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। तो अब आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा उनसे भी वो लोग यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इस तिजारती जो मामलात हैं उनके उस मामले में हमारे साथ ताउन किया जाए ताकि अफ़गानिस्तान की जो मईशत है वो वहाँ पे बेहतरी की जानिब। कल उसामा साहब इस हवाले से एक अहम इजलास भी हो रहा है। शंघाई ताउन तंजीम जो है वो इजलास बुला रही है, उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी जा रहे हैं, ताजिकिस्तान में ये हो रहा है। उसमें चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से आएंगे, व्लादिमीर पुतिन भी हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ईरान से भी एक दफ़ा रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है वहाँ पर। तो वो सारा अफ़गानिस्तान सेंट्रिक होगा। अफ़गानिस्तान के हवाले से अहम फैसले होंगे, उसको मानना है, नहीं मानना, या उसके साथ कैसे चलना है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है ये बड़ी अहम है और सारी दुनिया की नज़रें इस कॉन्फ्रेंस पे लगी हुई हैं। अगर उसमें ये डिसीजन आ जाता है कि जनाब अफ़गानिस्तान को जो तालिबान की गवर्नमेंट है इसको मान लिया जाए, इसको रिकगनाइज़ कर लिया जाए और इसकी हेल्प की जाए और उसके साथ ट्रेड स्टार्ट कर दी जाए, तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा मेरी नज़र में। बिल्कुल ठीक। और इसके बाद आगे दुनिया के लिए मज़ीद राहें उनकी खुल जाएंगी। तो अगर देखें ये सारे हमसाया मुल्क हैं, पाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, अगर ये सारे मुल्क उसके साथ उस गवर्नमेंट को मान लेते हैं और अफगानिस्तान के साथ ट्रेड ओपन कर देते हैं तो फिर ये जो मसाइल हैं खासी हद तक उसके कम हो जाएंगे, बल्कि हल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये भी तो सवाल है कि अमेरिका जो 29 करोड़ डॉलर रोज़ाना खर्च करता रहा है और उसमें से ज़्यादा पैसा वो पैसा उसका कुछ हिस्सा ही वो अगर खुराक, अद्वियात और बुनियादी इंसानी ज़रूरियात के लिए अफगानिस्तान पर लगाए जिसने तबाही मचाई, उसका क्या कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो यहाँ पर रीबिल्डिंग के लिए कुछ करे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।